गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। हमारा जो कक्षा 12 का बायोलॉजी का एजी बायोलॉजी का जो पॉइंट चल रहा था वो है जनन द्रव्य संग्रहण। कल हमने जो पढ़ा था, कल का वीडियो था वो किसी कारण से मिस हो गया था, इसलिए आज का जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो है जनन द्रव्य संग्रहण। क्या है? जनन द्रव्य संग्रहण। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है। जनन द्रव्य मैंने बता दिया कि कोशिकाएं होती हैं या पसलें होती हैं, उनमें जो कोशिका होती है उनमें उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जनन द्रव्य। और जनन द्रव्य के आगे क्या लिखा हुआ है? संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना या एकत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो किसी भी प्रकार की फसल प्रजाति या अन्य प्रजाति से प्राप्त जनन द्रव्य को एकत्रित करना जनन द्रव्य का संग्रहण कहलाता है। समझ गए? यानी सीधी सी बात है, हमारे पास कोई चीज़ है उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रहण। तो बस यहाँ पर किसका संग्रहण? जनन द्रव्य का। जनन द्रव्य का संग्रहण कहलाता है। ठीक है, ये हमारा परिभाषा थी। अब हम किसी भी प्रजाति का क्या कर सकते हैं? जनन द्रव्य का संग्रहण कर सकते हैं। किसी भी जीव का, कोशिका का, जंतु का, सबका क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इस संग्रहण की क्रिया होती है, उसके चरण होते हैं। क्या होते हैं? जनन द्रव्य संग्रहण की क्रिया के चरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वैसे आपकी पॉइंट ही, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ जनन द्रव्य संग्रहण की क्रिया के चरण। अब इसमें हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है जनन द्रव्य का संग्रहण करना। संग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? संग्रहण। यानी हम किसी भी पादप की प्रजाति है उसे क्या कर सकते हैं? जनन द्रव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। लिखना नहीं है आपको, नोट्स में भी लिखा दूंगा मैं आपको। संग्रहण। संग्रहण का मतलब हो गया कि किसी भी पादप प्रजाति या अन्य प्रजाति का जो आनुवंशिक पदार्थ है उसे इकट्ठा करना क्या कहलाता है? जनन द्रव्य का संग्रहण कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास का पॉइंट है वो है संरक्षण। क्या है? संरक्षण। नाम से ही पता चल रहा है। संरक्षण का मतलब क्या होता है? यानी हमारे पास कोई चीज़ है या कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, उसको हम सुरक्षा देते हैं, वो खराब नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संरक्षण। जी हाँ, आपने गेहूँ के मायने इल्ली बिल्ली हो जाए कोई, तो आपा का भी कोई दवाई ववाई दे दिया। ठीक है, बीस बुकाए जाए सही हो जाए। तो हमें क्या करना है? यानी जनन द्रव्य का क्या करना है? संरक्षण। संरक्षण की मैंने पीछे विधियां बता दी हैं, उन विधियों को सविस्तार से, एक तो है हमारे पास सविस्थान है, एक है हमारे पास बाह्य स्थान है। ठीक है, तो इसमें क्या करनी है? हमें सुरक्षा करनी है। तीसरा हमारा जो इसका पॉइंट है वो है, जब हम इसका संरक्षण कर लेंगे, भाई ये सही है, खराब नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन। तो यहाँ पर लिख दो
मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब सीधा सा होता है परीक्षण करना। क्या करना? परीक्षण। भाई हमारे पास जो ये जनन द्रव्य हमने एकत्रित किया है ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, उसका हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। इसको हम चेक करेंगे कि ये आगे पादप प्रजातियां बनाने के योग्य है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसका मूल्यांकन कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके केवल इसके पॉइंट ही है। चौथा हमारे पास इसका पॉइंट है, जब हम इसका मूल्यांकन कर लेंगे, क्या कर लेंगे? मूल्यांकन, तो हम सूचीबद्ध इसको क्या करेंगे? डाल लेंगे, यानी सूचीबद्ध। यहां पर हम क्या करेंगे? यानी जो जनन द्रव्य जिस प्रकार का होता है, ठीक है ना, जैसे कोई सरसों का जनन द्रव्य है, कोई गेहूं का जनन द्रव्य है, कोई बाजरे का जनन द्रव्य है, जिस प्रजाति का जनन द्रव्य है उस प्रजाति के जनन द्रव्य को हम क्या करते हैं? एक निश्चित तकनीकी से निश्चित मात्रा में डालकर लेबल लगाकर क्या कर देते हैं? उसे सुरक्षित कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इस सूचीबंधन का ये है। पांचवा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो आता है, जब हम ये चेक कर लेंगे कि ये अच्छा है, इसको फिर किसी विशेष प्रकार की थैली में डालकर या जीन बैंक में डालकर इसे हम क्या करते हैं? संरक्षण कर लेते हैं, सुरक्षा हुई। तो फिर इसके पश्चात क्या करेंगे? गुणन करेंगे। इसका क्या करेंगे? गुणन। गुणन का मतलब है संख्या बढ़ाना। क्या है? क्या कर लेंगे हम? इसका गुणन करेंगे। गुणन का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है? जनन द्रव्य है, उसे हम क्या है? 1000 ग्राम जनन द्रव्य बना रहे हैं, वो क्या हो गया? इसका गुणन हो गया। यानी जनन द्रव्य की मात्रा को बढ़ाना क्या होता है? हमारे पास गुणन होता है। गुणन के पश्चात जब हम गुणन कर लेंगे तो क्या आएगा? इसका वितरण आएगा। क्या आएगा? वितरण। वितरण कर देंगे। वितरण का मतलब क्या है? आप सिर्फ जानते हैं बात। जब हमारे पास जनन द्रव्य का संग्रहण किया गया है तो फिर उसको जिस हिसाब से जिसको चाहिए उसका क्या कर देते हैं? वितरण कर देते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक जब हम रक्त देते हैं तो रक्त के देने में यही क्रिया होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? शिविर लगाते हैं, उसमें रक्त एकत्रित करते हैं, उसमें कोई जांच वाँच नहीं करते हैं कि ब्लड कैसा है, क्या है, खराब है, अच्छा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। फिर संग्रहण के बाद में क्या करते हैं? जिस थैली में ब्लड निकाला जाता है वो थैली क्या होती है? जीवाणु रहित होती है। ठीक है ना, उसमें ब्लड जमता नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। संरक्षण के पश्चात क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे, चेक करेंगे उस ब्लड को। जिस व्यक्ति का निकाल के लेके गए हैं ब्लड, उसको चेक करेंगे कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, या व्यक्ति कोई रोग तो नहीं था, ये दारू वारू तो नहीं पीता है। ऐसे हर प्रकार की इससे क्या करेंगे? जांच करेंगे। जब ये जांच में सही पाया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है, तो उसको फिर क्या लेबल लगा देते हैं। सूचीबद्ध का मतलब है ए ब्लड ग्रुप का है वो एक तरफ डाल देंगे, बी वाले बी तरफ डाल देंगे, अलग अलग लेबल लगा देंगे। फिर लेबल लगा क्या करेंगे? गुणन, यानी इसमें वर्दी होती है लेकिन रक्त में वर्दी नहीं होती है यहाँ पर, तो इसका गुणन करेंगे। फिर क्या करते हैं? वितरण। जैसे किसी को आवश्यकता होती है 1 यूनिट की, 2 यूनिट की, वैसे इसमें क्या कर देते हैं? वितरण कर देते हैं। वितरण करने के बाद में क्या होता है? क्या क्या आता है? उपयोग में आता है। तो इसका अगला पॉइंट है उपयोग। वितरण के बाद में हम क्या लिखेंगे? उपयोग। ये हमारे पास क्या है? जनन द्रव्य संरक्षण के चरण है। और आपको मैंने शुरू में बताया था कि जनन द्रव्य का संग्रहण कहाँ पर होता है? पता है आपको? NBPGR ये संस्था है। ठीक है, यदि तुम्हें पूछे कि विश्व जनन द्रव्य संरक्षण किसे कहते हैं, तो संपूर्ण विश्व की पादप प्रजातियां या अन्य प्रजातियां हैं उनके जनन द्रव्य को एकत्रित करना है। उस एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है, उस एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? विश्व जनन द्रव्य संरक्षण। भारत है, यदि भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनका यदि हम जनन द्रव्य का संरक्षण करते हैं तो क्या कहलाएगा? भारत जनन द्रव्य संरक्षण। भारतीय जनन द्रव्य संरक्षण की जो संस्था है उसका नाम क्या है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च। ठीक है, ये संस्था है हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉइंट ही है आपके, केवल आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं नोट्स बना के डाल दूंगा। संग्रहण है, संरक्षण है, मूल्यांकन है, सूचीबद्ध, गुणन है, वितरण है और उपयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या है? जनन द्रव्य संग्रहण के पॉइंट है। ठीक है,
अगला हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पर वो आता है पादप पुरुषतापन। क्या आता है? पादप पुरुषतापन। मोस्ट है बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, पादप पुरुषतापन। हमने शुरू में पढ़ा था, ये परिभाषा बताई थी मैंने कि पादप पुरुषतापन क्या होता है। यहाँ पर दोबारा देखना क्या है पादप। आपके पास कोई पादप की प्रजाति है। क्या है? पादप की प्रजाति है, और वो प्रजाति मान लेना इस क्षेत्र में उगती है। यहाँ पर ये हमारे पास एक क्षेत्र है, एरिया है ये। ठीक है, ये ऐसे मान लेना राजस्थान का एरिया है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास ये एक दूसरा क्षेत्र है, ये कहाँ का क्षेत्र है? केरल का क्षेत्र है। ठीक है, इस स्थान पर कोई फसल की प्रजाति पाई जाती है। क्या होती है? फसल की प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति को, इसमें ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं कि जिससे इसे आसानी से इस स्थान पर उगाया जा सके। किसी भी नए स्थान पर किसी फसल प्रजाति को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पादप पुरुषतापन। आप पीछे जाना, हमारा जो लेसन पढ़े थे उसमें मैंने पादप पुरुषतापन की परिभाषा बताई थी। तो पादप पुरुषतापन परिभाषा क्या होती है कि किसी फसल प्रजाति को क्या करते हैं, उसके गुणों में चयन करते हैं या उन्नत किस्म बनाते हैं, और उस किस्म का उपयोग किस में करते हैं? किसी नए क्षेत्र में उसे उगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? पादप पुरुषतापन। समझ गए? तो मैं यह लिख रहा हूं, जब किसी पादप या फसल प्रजाति में चयन या परिवर्तन किया जाता है और उसे किसी नए क्षेत्र में उगाया जाता है या बोया जाता है, बुआई की जाती है। समझ गए? तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? पादप पुरुषतापन। तो उसे पादप पुरुषतापन कहा जाता है। समझ गए? यानी कोई प्रजाति है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसे किसी नए स्थान पर उगाया जाता है और वो प्रजाति वहां पर आसानी से उग जाती है। क्या कहलाता है? पादप पुरुषतापन है। एक यहाँ पर शब्द आएगा हमारे पास, अनुकूलन। जानते हैं क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है यही जो मैंने बात बताई है, हमारे पास ये एक क्षेत्र है और एक ही दूसरा क्षेत्र है। ठीक है,
इस क्षेत्र में कोई प्राणी रहता है, कोई जंतु रहता है, चाहे कोई फसल प्रजाति है, वो इस फसल प्रजाति को या प्राणी को इस स्थान पर ले जाया जाता है और इस स्थान पर ले जाने के पश्चात उस पादप में या जंतु में कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होता है और वो प्राणी यहाँ की भूमि के या इस वातावरण के प्रति आसानी से क्या हो जाता है, रहने लग जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है, अगर जो व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल हो जाता है, ध्यान रखना, वो प्राणी प्रकृति के अनुसार जीता है और जो प्रकृति के अनुसार नहीं रहता है वो प्राणी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, इसलिए प्रकृति के अनुकूल होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अनुकूलनता मैं यहाँ दैनिक जीवन में उदाहरण दे दूँ। आपने कोई बाई बचे बाप के माँ बाप के घर रहे थे, लेकिन बाद के माए बाप सास रह जाए जब बैठा के अनुकूल हो जाए। यदि वो ससुराल के अनुकूल हो जाती है तो उसका जीवन अच्छा या बहुत अच्छी तरह से क्या होता है, व्यतीत होता है। और वो वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती है, उस घर के अनुकूल नहीं होती है, तो बिन ओढ़ में मिलज क्या मिलता है, ओढ़मा। समझ गए? तो हमारे पास ये अनुकूलन की परिभाषा हो गई है। ठीक है, जब किसी फसल प्रजाति या अन्य पादपों को किसी नए क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। क्या? किसी नए क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और क्या होगा, वो प्रजाति किया जाता है और प्रजाति आसानी से उस क्षेत्र के अनुकूल हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। समझ गए? एक चीज ना आप दूसरी जगह ले जाओ और बैठे आसानी से रेबा लाग जाए, बिन कहीं किसी यहाँ अनुकूलन। क्या कहेंगे उसे? अनुकूलन। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट चल रहा था ये था पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन और अनुकूलन एक से ही है, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। अब यहाँ पर पादप पुरस्थापन है, उसके दो प्रकार हैं। क्या है? पादप पुरस्थापन के प्रकार। तो यहाँ पर लिखो पादप पुरस्थापन के प्रकार कितने हैं? दो हैं। पहला है प्राथमिक पादप या प्राथमिक पुरस्थापन। ठीक है, प्राथमिक पुरस्थापन लिख देना चाहिए इसे, प्राथमिक पादप पुरस्थापन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास कोई पादप की प्रजाति है। क्या है? पादप की प्रजाति है
उस पादप की प्रजाति में क्या करते हैं हम, बिना यानी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चयन नहीं करते हैं, ठीक है। और बिना चयन किए हुए ही उस फसल की प्रजाति में हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। समझ गए? यानी इधर देखना, इस पे एक बार समझो आप लोग। हमारे पास ये एक गेहूं का पादप है, समझ गए? इस गेहूं के पादप में ये जैसा है वैसा का वैसा है, इसमें बिना किसी प्रकार का कोई जीनों का चयन किए हुए इसे में एक नई किस्म बना लेते हैं या इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। और परिवर्तन करने के पश्चात इसका उपयोग इसमें खेती के लिए कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक पादप पुरीस्थापन। समझ गए? ठीक है, तो यह मैं लिख रहा हूं। जब किसी पादप या फसल प्रजाति में बिना चयन किए ही नई प्रजाति विमोचित या निर्मित की जाती है। समझ गए? हमारे पास कोई फसल की या पादप की प्रजाति है जिसमें बिना कोई चयन किए हुए ही हम क्या करते हैं, नई प्रजाति विमोचित या निर्मित की जाती है। और उसका उपयोग किसमें करते हैं, खेती में। और उसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक पादप पुरीस्थापन। समझ गए? हमारे पास ऐसी कोई फसल प्रजाति जिस फसल प्रजाति में हम किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और बिना चयन किए उसमें क्या हो जाता है, एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। और वो प्रजाति क्या होती है, खेती के लिए उपयोग में की जा सकती है या नए क्षेत्र में खेती के लिए आसानी से उपयोग में ली जा सकती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुरीस्थापन या प्राथमिक पादप पुरीस्थापन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। इसका दूसरा हमारे पास जो प्रकार है, क्या है, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है द्वितीयक पादप पुरीस्थापन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी किस्म या प्रजाति होती है, उस किस्म या प्रजाति में क्या करते हैं, चयन करते हैं। क्या करते हैं, चयन करते हैं। और चयन करने के पश्चात उसमें क्या हो जाता है, या स्वतः हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन कर देते हैं। और
उस स्थानीय फसल से क्या करते हैं, परिवर्तन। इधर देखना एक बार डायग्राम समझना, हमारे पास ये क्या है, पादप की कोई प्रजाति है, समझ गए। ये हमारे पास गेहूं की क्या है, प्रजाति। इस गेहूं की प्रजाति में हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। क्या करते हैं, चयन। चयन का मतलब हो गया इसमें हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने के पश्चात ये हमें क्या हो गया, ये नई गेहूं की क्या हो गई, प्रजाति प्राप्त हो गई। ये गेहूं की नई प्रजाति, समझ गए, नई प्रजाति। इस नई प्रजाति का क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई क्षेत्र है, उस स्थानीय क्षेत्र की प्रजाति से क्या कर देते हैं, संकरण। समझ गए, यानी हमारे पास कोई एक पादप प्रजाति है, उसमें हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। चयन करने के पश्चात क्या करते हैं, वो उस स्थानीय प्रजाति पर, जहाँ पर वो रह रही थी, उस स्थानीय प्रजाति की किस्मों से क्या करवाया जाता है, संकरण। और संकरण करने के पश्चात उसे किसी नए क्षेत्र में स्थापित कर दिया जा सकता है या खेती के लिए योग्य हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय पादप पुनर्स्थापन। समझ गए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्या है, जब किसी फसल प्रजाति में क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, चयन किया जाता है, और चयन की गई प्रजाति का संकरण किससे करवाते हैं, स्थानीय प्रजाति से। संकरण स्थानीय प्रजाति से किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। समझ गए। अब इसका उपयोग भी किसमें करते हैं, नई फसल की प्रजातियों को उगाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट यही था। कल हमारे पास हम पढ़ेंगे पादप पुनर्स्थापन की क्रिया या क्रिया के प्रकार, कि पादप पुनर्स्थापन की क्रिया के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पॉइंट रहेगा, अर्जन रहेगा, ठीक है, संगरोध रहेगा। ये सारे के सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। परसों हमारा जो वीडियो था उसमें एक समस्या हो गई थी कि यहाँ पर बोर्ड पर गलती से वो प्राथमिक के स्थान पर द्वितीय चिन्हकोश लिख गया था, तो आप उसको सही करना। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, मैंने उसका उत्तर लिख दिया था। ठीक है, जय हिंद।